Hello everyone. Today we will see nature and scope of macroeconomics. इसके बाद सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले आता है क्लासिकल थ्योरी। हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जैसे एडम स्मिथ, जेबी सेल, माल्थस, रिकार्डो, उन्होंने माना कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक जर्नल सिचुएशन होती है किसी भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट पाया भी जाता है तो ये सिर्फ शॉर्ट रन टाइम पीरियड के लिए होता है, क्योंकि हमारी जो आर्थिक शक्तियों में स्वयं ही इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं कि बेरोजगारी दूर हो जाती है। तो हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जेबी से, तो उनकी जो थ्योरी थी, उन्होंने अजम्पशन मानी कि देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइसेस, मींस सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोड्यूसर जितना भी प्रोडक्शन करेंगे वो सब ही बिक जाता है। उन्हें कभी भी इस बात की कोई आशंका या चिंता नहीं होती कि उनका उत्पादन बिकेगा या नहीं। जैसे मान लो कि अगर किसी भी गुड की डिमांड अगर कम हो जाती है, डिमांड कम होने से प्राइसेस कम होंगी। अगर डिमांड कम होती है तो हमारी जो प्राइसेस पे हैं वो भी कम हो जाएंगी, हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो डिमांड के, एग्रीगेट डिमांड के कम होने से जब बेरोजगारी फैलती है, अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है, तो हमारी जो मॉनेटरी वेज होती है वो भी कम हो जाएगी। इट मीन्स मॉनेटरी वेज को कम करके हम लेबर की डिमांड को बढ़ाकर उसे लेबर के सप्लाई के इक्वल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेरोजगारी जो है वो स्वयं ही दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनका मानना था कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी कि वो फेवर में नहीं थे कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो। तो उनका मानना था कि सरकारी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होती टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इसके बाद आता है हमारी केंजियन थ्योरी। प्रोफेसर केंज ने 1936 में एक बुक लिखी थी, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और उन्होंने बताया कि किसी भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एक जर्नल सिचुएशन नहीं है। एक्चुअल में हर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो उनके जो व्यूज थे बेसिकली ये 1930 की जो रिसेशन था उस पर बेस्ड थे, और उन्होंने बताया कि जो रिसेशन के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई थी उसका कारण क्या था, एग्रीगेट डिमांड में होने वाली कमी। तो उन्होंने सजेशन दिया कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर हम एग्रीगेट सप्लाई के बराबर कर सकते हैं। मीन्स एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर हम जो एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर हम जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। तो आगे उन्होंने बताया कि एग्रीगेट डिमांड में बेसिकली हम लोग 3 तत्वों को शामिल करते हैं, कंजप्शन गुड्स को, इन्वेस्टमेंट गुड्स को एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। तो आगे फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो हमारा कंजप्शन होता है शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहता है। ठीक है, रिसेशन टाइम पीरियड में जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव होता है उनका इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और पब्लिक सेक्टर जब इन्वेस्टमेंट करेगी तो इस तरीके से हम बेरोजगारी को दूर कर पाएंगे। इसके अलावा जो हमारे केन्स थे, उन्होंने फेवर में थे कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना चाहिए, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आवश्यक है, और बेसिकली वो फिजिकल पॉलिसी के फेवर में थे। तो वो फिजिकल पॉलिसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने दी थी। इसके बाद आता है हमारा न्यू क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरी जो हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है मिल्टन फ्रीडमैन ने केन्ज के सिद्धांत की आलोचना करते हुए एक नए सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, और उन्होंने बताया कि फिजिकल पॉलिसी या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस द्वारा हम संतुलन स्थापित नहीं कर सकते, जबकि उनके अकॉर्डिंग मनी सप्लाई में होने वाले चेंजेस द्वारा
हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करके फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को अचीव कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो स्थिर रहती है, इसलिए मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन समग्र मांग को यानी कि एग्रीगेट डिमांड को डायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। इट मीन्स अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, ये उनका मानना था। इसके अलावा इसके फलस्वरूप अल्पकाल में शॉर्ट रन में प्रोडक्शन और जो एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होती है, और दीर्घकाल में जैसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की अजम्पशन थी कि आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद जो है सिर्फ प्राइसेस में ही वृद्धि होती है। इसके अलावा जो हमारे मिल्टन फ्रेडमैन थे, उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी फिजिकल पॉलिसी के बजाय। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी जिसे हम न्यू क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं, प्रोफेसर हमूत ने 1960 में अपना एक नोट लिखा, रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड द थ्योरी ऑफ प्राइस मूवमेंट। और उन्होंने बताया कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करने के लिए ना तो फिजिकल पॉलिसी और ना ही मॉनेटरी पॉलिसी हेल्पफुल हुई थी। उसका रीजन भी आगे उन्होंने बताया, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो उनमें जो भी चेंज किया जाता था या उसका जो इफेक्ट है उसका सही सही अनुमान जो है लगा लेते थे वहां पर लोग, तो इसीलिए जितनी भी पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती थी वो फेल हो जाती थी। तो अगर जो भी पॉलिसी अनएंटिसिपेटेड थी जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनका शॉर्ट रन में तो प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उनके प्रभाव को भी दीर्घकाल में लॉन्ग रन में निष्क्रिय किया जा सकता था। तो ये रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी थी। इसके अलावा उन्होंने स्टैगफ्लेशन की भी बात की। उन्होंने बताया कि 1970 के पश्चात संसार के जो डेवलप्ड कंट्री थे वहां पर एक स्टैगफ्लेशन की जो स्थिति थी वो उत्पन्न हो गई थी, जिसमें एक और तो कीमतें बढ़ रही थी, मींस इन्फ्लेशन था इकोनॉमी में, और दूसरी तरफ जो हमारी बेरोजगारी थी वो भी बढ़ रही थी। तो इसे स्टैगफ्लेशन का जो नाम दिया गया। तो केंज जबकि केंजियन अर्थशास्त्रियों के अनुसार जब कीमतें बढ़ती हैं तो बेरोजगारी कम हो जाती है, परंतु वास्तव में इन्फ्लेशन के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट ने फिजिकल पॉलिसी के जो मेजर्स हैं, जैसे टैक्सेस में कमी करना या एक्सपेंडिचर में इंक्रीज करना, या मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेजर्स थे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में वृद्धि करना, क्रेडिट में तो कंट्रैक्शन करना, संकुचन करना, जैसे मेजर्स को अपनाया, परंतु इसके बावजूद भी इन्फ्लेशन बढ़ती गई और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती गई। तो वहां पर ये दोनों ही पॉलिसी जो थी वो इनइफेक्टिव सिद्ध हुई थी। तो ये प्रोफेसर लुकास ने लास्ट के उनकी डेफिनेशन है, इट वाज बिकॉज ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन दैट फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज फेल टू शो रिजल्ट, यानी कि रैशनल एक्सपेक्टेशंस के कारण जो है वहां पर फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो फेल हो गई थी अपना रिजल्ट शो करने में। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो जो वर्ड है से ग्रीक लैंग्वेज के मैक्रो से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है लार्ज। इट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम दो डेफिनेशंस पढ़ेंगे प्रोफेसर बोल्डिंग एंड शिपिरो की। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग, macroeconomics theory is that part of economics which studies the overall averages and aggregates of the system. And according to Shapiro, macroeconomics deal with the functioning of the economy as a whole. Means macroeconomics जिसमें हम लोग economy as a whole को study करते हैं। There are some important variables of the macroeconomics like aggregate consumption, aggregate investment, aggregate demand, aggregate supply, domestic income, general price level. So these are the some important variables of the macroeconomics. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।
our first importance is helpful in understanding the functioning of an economy. देखो किसी भी इकोनॉमी में फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सारी इकोनॉमी को होल इकोनॉमी को स्टडी करना आवश्यक होता है। सिर्फ हम इंडिविजुअल यूनिट के बेस पर ही इकोनॉमी के फंक्शनिंग के बारे में नहीं जान सकते। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। देखो किसी भी कंट्री में जो नेशनल इनकम होता है या नेशनल इनकम के बेस्ड पर ही हम कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, चाहे वो वेलफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी वॉर से रिलेटेड पॉलिसीज हो, इन सबको बनाने के लिए नेशनल इनकम का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये भी इसकी हमारी एक इम्पोर्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। According to Professor Balding, from the viewpoint of economic policy, macroeconomics is of great relevance because economic policies of the government are more concerned with the group of individuals than the individuals. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टडी ऑफ बिजनेस साइकिल। देखो जो व्यापार चक्र है, जो हमारी बिजनेस साइकिल्स हैं जिसके कारण फ्लैक्चुएशंस आती रहती हैं इकोनॉमी में, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और ये जो चेंजेस होते हैं इनका हमारी इकोनॉमी पर बैड इफेक्ट पड़ता है और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो ये जितने भी फ्लैक्चुएशंस हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हैं, इनमें जो चेंजेस है बेसिकली जैसे एग्रीगेट सेविंग है, एग्रीगेट प्रोडक्शन है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, एक्सेट्रा पर निर्भर करते हैं। तो बिजनेस साइकिल के जो कॉजेज हैं, जो कारण हैं, उनको समझने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंस आती है हमारी चेंज इन जर्नल प्राइस लेवल। देखो इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसमें हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात करते हैं। मीन्स कई बार इकोनॉमी में प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती रहते हैं, तो इन्फ्लेशन की स्टेज जो है वो अराइज हो जाती है, या फिर डिफ्लेशन जिसमें प्राइसेस में कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही सिचुएशन जो है इकोनॉमी पर बैड इफेक्ट डालती है। तो इन सिचुएशंस को या जर्नल प्राइस लेवल में होने वाले चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की सहायता जो है वो लेनी पड़ती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। अविकसित देशों में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने की जो समस्या है को भी बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। मीन्स अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करें और उसको बेस बनाकर उससे रिलेटेड जो है नॉलेज अर्न करके उस कंट्री से रिलेटेड तो हम डिफरेंट जो नीतियां हैं उसका निर्धारण कर सकते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हेल्पफुल है किसको स्टडी करने में, माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल कंपैरिजन। मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम लोग इंटरनेशनल कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जैसे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट इकोनॉमीज में कि पर कैपिटा इनकम क्या है, इन्वेस्टमेंट रेट कितना है, कंजप्शन या सेविंग कितनी है, तो उनका कंपैरिजन जो है वो किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्सेस। अब ये पैराडॉक्सेस क्या हैं? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग, इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये वो धारणाएं हैं जो एक व्यक्ति के लिए तो सही हो सकती, लेकिन यदि उनका प्रयोग सभी लोग करने लगे तो ये उचित सिद्ध नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझे कि अगर एक व्यक्ति कोई बैंक से रुपया अपना निकलवा लेता है, जितना भी उसकी अमाउंट थी बैंक में, तो इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जितने भी
कस्टमर्स हैं बैंक्स के हमारी इकोनॉमी में, होल इकोनॉमी में, अगर वो सभी बैंक से अपना रुपए निकाल लें, सभी जितनी भी उनकी अमाउंट है, तो ये इकोनॉमी पर जो है बैड इफेक्ट डालते हैं। इट मीन्स जो एक रिजल्ट एक इंडिविजुअल पर अप्लाई किया जा सकता है, तो वो सभी लोगों पर अगर अप्लाई कर दिया जाए तो ये उचित सिद्ध नहीं होगा। तो ये हमारे पैराडॉक्सेस हैं जिसको हम पैराडॉक्सेस कहते हैं। Next, we will discuss limitations of macroeconomics. Our first limitation is dependence on individual units. देखो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं वो इंडिविजुअल यूनिट्स के योग के आधार पर निकाले जाते हैं, जो एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो इंडिविजुअल रिजल्ट्स हैं वो इंडिविजुअली सही हो सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो होल इकोनॉमी के संबंध में भी सही हो। जैसे अगर हम यहाँ एक एग्जांपल लें कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअली बैंक में जिसने डिपॉजिट किया, अगर वो डिपॉजिट निकलवा लेता है तो बैंक पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सभी कस्टमर अपने डिपॉजिट को बैंक से निकलवा ले तो बैंक जो है फेल हो जाएगा। इट मीन्स जो रिजल्ट इंडिविजुअली लेवल पर अप्लाई किए जा सकते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसे होल इकोनॉमी के संबंध में भी वो सही हो। तो इसे सैमुअल्सन ने फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का नाम दिया है। उसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन आती है हमारी हेट्रोजीनियस यूनिट। हेट्रोजीनियस यूनिट मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है कई ऐसे एडिशंस होते हैं जिनको हम ऐड नहीं कर पाते। इसको छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 एप्पल प्लस में 7 एप्पल, इट मीन्स हम ऐड कर सकते हैं, इट मीन्स 13 एप्पल। नेक्स्ट है इसे 6 एप्पल प्लस में 7 ऑरेंजेस मीन्स 13 फ्रूट्स। नेक्स्ट है 6 एप्पल्स प्लस में 7 हाउसेस। तो ये जो हमारी हेट्रोजीनियस यूनिट्स है इनका हम एडिशन नहीं कर पाते, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीगेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एग्रीगेट इटसेल्फ। अब इसकी जो नेक्स्ट लिमिटेशन है इसको हम एक यहाँ पर एग्जांपल से देखते हैं कि देखो जैसे हमारी इसमें क्या कहा गया है कि जो कंपोजिशन और जो स्ट्रक्चर है वो मोर इम्पोर्टेंट है देन एग्रीगेट इटसेल्फ। जैसे यहाँ पर हमने 2 ईयर्स लिए 2016 एंड 17। यहाँ पर दो प्रोडक्शन है व्हीट एंड राइस। यहाँ पे इनकी प्राइस ली हुई है कि 2016 में व्हीट 1000 रुपीज़ क्विंटल है, राइस 2000 रुपीज़ क्विंटल है, तो इनका जो एग्रीगेट है जो इनका टोटल है वो कितना है 3000 रुपीज़ या 3000 क्विंटल रुपीज़ पर क्विंटल। 17 में भी इसी तरीके से दिया हुआ है व्हीट एंड राइस का। अब देखिए 2016 और 17 में दोनों की जो एग्रीगेट है इन दोनों क्रॉप्स का व्हीट एंड राइस का वो सेम है। तो इट मीन्स एग्रीगेट की बजाय हमें कंपोजिशन को भी उसके स्ट्रक्चर को भी समझना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक साल में व्हीट की प्राइसेस कम हो और नेक्स्ट ईयर में बढ़ गई हो, या फिर हो सकता है कि एक साल में किसी अनदर क्रॉप की प्राइस ज़्यादा हो और नेक्स्ट में कम हो गई। तो हमें एग्रीगेट से ज़्यादा उसका जो कंपोजिशन है जो उसका स्ट्रक्चर है उसको भी समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है हमारी डिफरेंट इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट। मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें एक और कठिनाई ये आती है कि इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर एग्रीगेट्स के पड़ने वाले जो इफेक्ट्स हैं उनको हम अलग अलग स्टडी नहीं करते। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर जनरल प्राइस लेवल अगर हमारा बढ़ जाता है तो इससे जो हमारे व्यापारी हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको तो प्रॉफिट होता है, बट जो हमारे सैलरीड पर्सन हैं जो वेतन भोगी हैं उनको हानि होती है। इट मीन्स हम लोग एक जो एग्रीगेट का जो इफेक्ट है वो डिफरेंट सेक्टर्स पर क्या पड़ेगा उसको हम अलग अलग से स्टडी नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन आती है हमारी लिमिटेड एप्लीकेशन। देखो जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक लिमिटेशन ये भी है कि इससे संबंधित जितने भी मॉडल्स हैं वो सैद्धांतिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, बट उनका एक्चुअल लाइफ में बहुत ही कम उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट।
कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक अनदर लिमिटेशन क्या है कि जो इंडिविजुअल यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में उसको इग्नोर करते हैं। जैसे एक इंडिविजुअली या इंडिविजुअल लेवल पर वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है उसके जो डिसीजंस है उसका होल इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम स्टडी नहीं करते। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा साइलेंट फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आवर फर्स्ट फीचर इज द शॉर्टर नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसका जो नेचर है वो शॉर्ट रन है, अल्पकालीन है। और शॉर्ट रन टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें हम नए प्लांट्स, नई मशीन्स या टेक्निक में चेंज करके प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते। इट मीन समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध लॉन्ग रन से नहीं है। लॉन्ग रन में हम एग्रीगेट सप्लाई को भी कांस्टेंट मान के चलते हैं। मीन्स इन द शॉर्ट रन एग्रीगेट जो सप्लाई होती है हमारी वो कांस्टेंट होती है और जो लेबर है यही प्रोडक्शन का एक वेरिएबल फैक्टर होता है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज करके यानी कि अगर हम प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें एम्प्लॉयमेंट के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट के स्तर में वृद्धि करके ही हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आती है हमारी स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो संबंध है या हम इनमें जो कंसेप्ट स्टडी करते हैं दैट इज नेशनल इनकम, एग्रीगेट कंजप्शन, नेशनल प्रोडक्ट, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इफेक्टिव डिमांड, प्राइस लेवल आदि कंसेप्ट्स को हम लोग स्टडी करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग किसी एक इंडिविजुअल लेवल की इनकम या इंडिविजुअल गुड की प्राइस या इंडिविजुअल लेबर को क्या वेजेस दी जा रही है उसको स्टडी नहीं करते। मीन्स इंडिविजुअली हम इसमें स्टडी नहीं करते। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो हम स्टडी करते हैं तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि जो नियम, जो लॉ एक व्यक्ति पर अप्लाई होते हैं वो आवश्यक नहीं है कि होल इकोनॉमी पर भी अप्लाई हो। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे बचत करना, सेविंग करना एक इंडिविजुअली अगर देखें तो एक अच्छी बात है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखें तो यह एक बुराई है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स और सिस्टमाइज्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी ऑफ थॉट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सभी अवस्थाओं का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं। जैसे इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है इकोनॉमी में, बूम, डिप्रेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन सभी अवस्थाओं का मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्ड कैपिटलिज्म और न्यू लिबरलिज्म। देखो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका उद्देश्य कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय करना नहीं है बल्कि उसको रिफॉर्म करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। कैपिटलिज्म मीन्स जो जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ चॉइस, प्रॉफिट मोटिव या प्राइस मैकेनिज्म पर बेस्ड होती है। तो जो हमारी कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, बट जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इस बात से सहमत नहीं है कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स उनका मानना था कि हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जरूरी है क्योंकि इकोनॉमी में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट हमारी फीचर आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। उनको हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि मनी जो है सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के माध्यम का ही कार्य करती है। बट हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम करती है। मीन्स लोग अपनी बहुत सी जो बचत है उसको कैश में रखना चाहते हैं। इसका कारण क्या है कैश में रखने का, कि कैश में रखने से लोगों की जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो जाती है और जो मुद्रा है वो फ्यूचर में, भविष्य में उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो मौद्रिक तत्वों को, मॉनेटरी जो हमारे फिनोमिनाज हैं उनको भी इम्पोर्टेंस दी गई है। उसके अनुसार इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के निर्धारण में, डिटर्मिनेशन में मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो ये भी हमारी एक फीचर है मैक्रो इकोनॉमिक्स की।
इसके बाद नेक्स्ट फीचर आती है हमारी थ्योरी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट तीनों ही स्थितियों में संभव हो सकती हैं। इसीलिए इसे सिद्धांत को हम शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में दो बातें और जानने को हमें मिलती हैं। एक तो ये कि मॉनेटरी वेज में कटौती करके उसमें कमी करके हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को प्राप्त नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि अपूर्ण रोजगार संतुलन जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण अराइज होता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फीचर आती है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। तो समष्टि अर्थशास्त्र ने जो आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को बड़ा महत्व दिया है। उन्होंने निजी निवेश की जो कमी है उसको दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है उसको आवश्यक माना है। इट मीन्स ये बैलेंसिंग फैक्टर की तरह काम करता है। इसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र में जो सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो पॉलिसीज ऑफ पब्लिक वर्क्स या डेफिसिट फाइनेंसिंग का बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी समर्थन किया जाता है। तो ये भी हमारी एक फीचर है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आती है हमारी द क्रूशियल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट को भी बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि इसके अनुसार जो एम्प्लॉयमेंट में होने वाला जो चेंज है वो इफेक्टिव डिमांड में होने वाले चेंज पर डिपेंड करता है। तो इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो अभी हमने फर्स्ट फीचर की थी इन द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इज कांस्टेंट एंड इन्वेस्टमेंट किसका सम होता है, कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट का, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट का सम है। तो शॉर्ट रन में जिस रेट से इनकम में वृद्धि होती है उसी दर से कंजप्शन में वृद्धि नहीं हो पाती, इसलिए कंजप्शन एंड इनकम के बीच में एक गैप अराइज हो जाता है। तो इस गैप को कम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फीचर आती है द रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन इन द इकोनॉमीज। देखो जो एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशंस मीन्स भविष्य में होने वाले लाभ की आशा, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इन द फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट भी हमारा किस पे डिपेंड करता है, एमईसी पे डिपेंड करता है। अगर हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हैं तो निवेश करने के लिए वो ऑलवेज रेडी रहेंगे, अदरवाइज वो निवेश नहीं करेंगे। इसके अलावा इसमें एक और बात आती है कि जो हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, तरलता अधिमान की जो धारणा है, वो भी एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करती है कि हम अपने पास कितना कैश के रूप में रखना चाहते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि भविष्य में ब्याज की दर, फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस है वो इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों को ही प्रभावित करती है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आती है हमारी रोल ऑफ कंजप्शन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजप्शन को भी बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है उसको डिटरमाइन करने में, उसको निर्धारित करने में कंजप्शन का महत्व उत्पादन से कम नहीं हो सकता। क्योंकि देखो जब हम कंजप्शन करेंगे गुड्स एंड डिमांड की, तभी हम प्रोडक्शन करेंगे गुड्स का, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि कंजप्शन का भी हमारी जो इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। तो दीज आर द साइलेंट फीचर्स of our macroeconomics. Next हम करेंगे assumptions of macroeconomics. Our first assumption is short period. देखो जो macroeconomics के जो सिद्धांत हैं, जो थ्योरीज हैं, वो शॉर्ट रन में लागू होते हैं, और शॉर्ट रन
टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसमें हम नए प्लांट्स या नई मशीन्स लगा के प्रोडक्शन को बढ़ाने का हमारे पास समय नहीं होता. इट मीन्स शॉर्ट रन में हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, टेक्निक, कंज्यूमर्स के टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स जो वो क्या है कांस्टेंट रहती है. तो केन्स ने ये अजम्पशन ली थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में जो बेरोजगारी की समस्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, वो एक शॉर्ट रन प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका मानना था कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड. तो इट मीन्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका नेचर कैसा है, शॉर्ट पीरियड. इसके बाद नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंपटीशन. मीन्स हम ये भी अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है. क्लोज्ड इकोनॉमी है. इट इग्नोर्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट एज अ स्प्लेंडर. मीन्स केन्स ने एग्रीगेट डिमांड पर जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो सरकारी क्षेत्र के पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, उनको इग्नोर किया. तो ये भी हमारी एक अजम्पशन है. इसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन आती है हमारी डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. मीन्स क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र में हमारी ये भी अजम्पशन है कि जैसे जैसे हम लेबर की ज़्यादा यूनिट्स को एम्प्लॉयड करेंगे, रोजगार पर लगाएंगे, तो उनकी सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी. इट मीन्स जो हमारा प्रोडक्शन है उस पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स लागू होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन आती है हमारी लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स हम ये भी एज्यूम करके चल रहे हैं कि लेबर ही हमारा एक वेरिएबल फैक्टर है. मीन्स अगर हमें प्रोडक्शन में चेंज करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो हमारे वेरिएबल फैक्टर मीन्स लेबर में चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट आता है हमारा लेबर हैज अ मनी एल्यूजन. देखो मनी एल्यूजन क्या है. देखो जो हमारी लेबर है वो ये एज्यूम कर चलती है कि अगर मॉनेटरी वेट जिस भी रेशियो में बढ़ेगी तो उनकी रियल वेज भी सेम रेशियो में बढ़ेगी. ठीक है. मॉनेटरी वेट जिस रेशियो में कम होगी उनकी रियल वेज भी सेम रेशियो में कम हो जाएगी. लेकिन एल्यूजन कब अराइज होता है, जब लेबर जो है प्राइसेस में होने वाला जो चेंज है, जो उसका इफेक्ट है, उसको इग्नोर करता है. तो ये एल्यूजन जो है वो किसमें होता है, लेबर में. लेबर हैज अ मनी एल्यूजन. हमारी नेक्स्ट अजम्पशन आती है मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. हम ये भी अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि मनी जो है ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ही काम नहीं करती, बल्कि स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य के संचय का भी काम करती. मीन्स ये आवश्यक नहीं है कि लोग अपनी सारे मौद्रिक आय को अवश्य ही खर्च करेंगे. मैं इसमें कुछ सेव भी कर रखेंगे. इसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन आती है हमारी नो टाइम लैग. नो टाइम लैग मीन्स कि जो प्रेजेंट का कंजप्शन है वो प्रेजेंट की इनकम पर डिपेंड करता है. इस प्रकार से हम मानना जाता है कि इनकम में जिस टाइम पीरियड में चेंज आता है, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट में भी उसी टाइम पीरियड में चेंज आ जाता है. तो ये भी हमारी एक अजम्पशन है. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमारी नेक्स्ट अजम्पशन है कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर भी इक्वल होते हैं. तो ये भी हमारी एक अजम्पशन है. नेक्स्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन. सेविंग किसका फंक्शन है, इनकम का. एंड इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड MEC. नेक्स्ट हमारी अजम्पशन है इंटरेस्ट इज अ मॉनेटरी फिनोमिना. मीन्स जो हमारी ब्याज दर है, जो इंटरेस्ट है, उसका डिटर्मिनेशन मॉनेटरी फिनोमिना, मौद्रिक तत्वों पर निर्भर करता है. मीन्स मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करता है. मुद्रा की मांग डिमांड फॉर मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस तरलता अधिमान द्वारा प्रकट की जाती है. और लिक्विडिटी प्रेफरेंस बेसिकली ट्रांजैक्शन मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए की जाती है. इसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन आती है कि हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है. तो these are the assumptions of our topic. This is our topic. Thank you everyone.